So, my dear students, आई होप अभी जो हमने लास्ट वाले लेक्चर में ग्रेविटेशन से रिलेटेड बात की थी, फॉर्मूले जो डिराइव किए थे, इन्हें क्विक स्पैन में आपको फॉर्मूले डिराइव कर देता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि उनकी यूटिलिटी किस तरह की है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरह की आपके स्कूल में, आपकी क्लास में आएगी और किस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेगी जब आप आईआईटी या आईआईट्रिपल जैसे किसी एंट्रेंस में, बिट्स जैसे किसी एंट्रेंस में जाएंगे। समझ आया? मैं पहले टू रिकैप द सम ऑफ द होल थिंग दैट वी हैव डन इन द लास्ट क्लास, लास्ट लेक्चर, मैं एक बार उसको समराइज कर दूं इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशंस और फिर हम उसको यूज करेंगे। देखिए कुछ इक्वेशंस हैं हमारे पास। पहले थे F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। उसके बाद हमने निकाला था F इज इक्वल टू जी m बाई आर स्क्वायर। दिस इज बिटवीन बॉडी ऑफ मास m एंड अर्थ ऑफ मास कैपिटल M। इसके बाद हमने निकाला था G इज इक्वल टू जी इंटू एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर ऑन द अर्थ सरफेस। ठीक बात। इसके बाद हमने निकाला था G डैश इज इक्वल टू जी इंटू आर डिवाइडेड बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर। ये निकाला था हमने वेरिएशन विथ ऑल्टीट्यूड। फिर हमने निकाला था जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस डी बाई आर। ये थी वेरिएशन विथ डेप्थ डी। राइट, ये सब चीजें हमने की। साथ में मैंने आपसे पार्शियली डिस्कस किया था वेट ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये कुछ बातें हमने अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी। ठीक है, अब मैं देखना चाहता हूं कि क्वेश्चंस इससे रिलेटेड किस तरह के हो सकते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं इफ ए बॉडी इज taken above the earth, how mass changes and how weight changes। मान लीजिए मैं इनकी बात आपसे करूं, मास कैसे चेंज होती है और वेट कैसे चेंज होता है। देखिए मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन ए सिस्टम। जैसे मैं आपकी मास की बात करूं तो आपके अंदर जो कुछ भी है उन सब चीजों का कंटेंट मास जो है वो आपका मास है। राइट, तो मास के लिए हम ऐसे बोलते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड इन अ बॉडी और ए सिस्टम। देखिए डेफिनेशन अपने आप में आपको ये बता रहा है
कि किसी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर कितनी है वही उसकी मास है। तो आप किसी बॉडी को ऊपर ले जाओ या नीचे ले जाओ या जहां मर्जी ले जाओ, मास कंटेंट मैटर तो सेम ही रही ना। आपको मैं ग्राउंड फ्लोर पे रखूं या 10th फ्लोर पे ले जाऊं या 20th फ्लोर पे ले जाऊं, मास विल रिमेन सेम, मास चेंज नहीं होती, राइट। तो पहला इसका आंसर क्या हुआ, नो चेंजेस, ठीक है। अब बात वेट की आई, तो देखिए वेट में आप क्या जानते हैं, क्या होती है, m इंटू जी। वेट इज व्हाट, m इंटू जी। और हमने पढ़ा था कि जब हम बॉडी को ऊपर ले जाते हैं तो क्या होती है, उसकी स्मॉल g की वैल्यू घट जाती है ना। तो हमने पढ़ा था, वी नो विथ ऑल्टीट्यूड वैल्यू ऑफ g डिक्रीजेस, ये हमने पढ़ा था। तो क्योंकि हाइट के वजह से वैल्यू ऑफ g घट जाती है, तो अगर ये वाली वैल्यू घट जाती है, इमेजिन करिए अगर ये घट जाती है तो फिर ये पूरी भी तो घट जाएगी। अगर g घट गई, यार जैसे 2 इंटू 5 हो हमारे पास और मैं बोलूं ये घट गई, मतलब मान लीजिए ये 4 हो गई, तो पहले तो ये 10 थी, अब ये कितनी हो गई, 8 हो गई। मान लीजिए ये और घट गई, 3 हो गई, तो अब कितनी हो गई, ये 6 हो गई। अब देखिए ये चाहे सेम रहे, मास चाहे सेम रहे, अगर g घट रही है तो इफेक्टिव वैल्यू भी तो घट रही है, यही आप बोलेंगे। तो आप बोलेंगे देयरफॉर वेट विल डिक्रीज विथ ऑल्टीट्यूड, ये आप बोलेंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन हमने लिया बहुत बेसिक फॉर्मेट में, जिसको मैंने आपसे डिस्कस किया, ठीक है। क्वेश्चंस मैं आपके लेवल से ही लेना चाहूंगा, लेकिन हम देखेंगे कि उसको धीरे धीरे ग्रेजुअली कैसे मुश्किल बनाया जा सकता है। आपके रेफरेंस में आपने जो पढ़ा है उसी के अंदर हम रह के देखेंगे, उस लिमिटेशन को क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक है। आइए अब हम इसको हटा देते हैं। नाउ वी विल टेक अप अनदर क्वेश्चन, वो कैसे करते हैं हम वो भी देख लेते हैं। आइए, से वी आर टेकिंग अनदर क्वेश्चन। मैं आपसे बोलूं on the earth the weight of a body is equal to W if it is taken to another planet whose mass is 10 times mass of the earth and radius 1/5 of that of the earth, then what will be the weight of the same body, ये हमें निकालना है कि एक बॉडी का वेट W था अर्थ के ऊपर। अब हम उसको किसी दूसरी प्लेनेट में लेकर गए जिस प्लेनेट का मास 10 टाइम्स ऑफ द मास ऑफ द अर्थ था, लेकिन जिसकी रेडियस 1/5 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ थी। तो उस वाली प्लेनेट में उसी बॉडी की वेट कितनी होगी जिसकी वेट अर्थ में थी W। दिस इज ए क्वेश्चन, ओके। अब देखिए
वेट ऑन द अर्थ जब आप लिखेंगे, वेट ऑन अर्थ इफ यू आर राइटिंग, तो यू हैव टू राइट m इंटू जी। ठीक है, बट हम जानते हैं कि g होती है gm बाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये हम जानते हैं। तो जब हम किसी दूसरे प्लैनेट पे जा रहे हैं तो दूसरी प्लैनेट की जी को कैसे लिखोगे? जी ऑफ दैट प्लैनेट कैसे लिखोगे? जी तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट रहेगी। मास अब आप प्लैनेट की लीजिएगा और रेडियस भी अब आप प्लैनेट की लीजिएगा, रेडियस भी आप प्लैनेट की लेंगे। ठीक है, जी को जी रखिए। मास ऑफ द प्लैनेट आपको गिवन है 10 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ, तो इसको लीजिए 10m। रेडियस ऑफ द प्लैनेट है आपकी 1/5 ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ, तो इसको लिखिए r बाई 5 स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितनी हो गई बच्चे? दिस इज 10 and this is 25, so this is 250 and gm by r square. This is g of the planet. So therefore weight on that planet की अगर आप बात करेंगे तो वो कितनी होगी जी? होगी मास ऑफ द बॉडी तो वही रहेगी, लेकिन उसकी जी चेंज हो जाएगी, तो उसको लिखिए जीपी। और जीपी आपने कितना निकाला जी? जीपी आपने निकाला m इंटू 250 gm बाई आर स्क्वायर, ये आपने निकाला। अब देखिए आपका वेट यहां जो था वो कितना था? m इंटू जी एम बाई आर स्क्वायर, ये आपका वेट था। कहां पर? अर्थ पे। प्लैनेट में कितनी है? इतनी। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयर दिस एंड दिस, इफ वी कंपेयर, सो बाय कंपेयरिंग 1 and 2, अगर 1 और 2 को कंपेयर करें तो आपको दिखना चाहिए, देखिए वेट ऑन द प्लैनेट इज 250 टाइम्स द मास ऑफ द वेट ऑफ द अर्थ, तो वेट ऑन द प्लैनेट इज 250 टाइम्स वेट ऑफ द अर्थ। ये आपका फाइनल आंसर हुआ। देखिए मास चेंज नहीं हुआ लेकिन वेट चेंज हो गया, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको दिए जा सकते हैं इन योर स्कूल लेवल एग्जाम में भी ऑल्सो, बिकॉज द थिंग्स आर बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल यूसेज जो हमने पढ़ा उसी से। ठीक है, आइए अब हम कुछ और बात करें। नाउ अगर हम क्वेश्चन एक और ले लें, अब एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं थोड़ा डिफरेंट फॉर्मेट में, थोड़ा ऑल्टीट्यूड और डेप्थ से रिलेटेड। डेप्थ और ऑल्टीट्यूड से रिलेटेड अगर हम एक क्वेश्चन लें, देखिए कैसे। मान लीजिए मैं आपको बोलूं एट व्हाट डेप्थ d the value of acceleration due to gravity the value of acceleration due to gravity
will be equal at a height h above the earth, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया कि अर्थ के कितने नीचे g की वैल्यू उतनी होगी जितनी किसी h हाइट पर होगी या होती है, अगर ऐसा कुछ पूछे आपसे। अब देखिए इसमें दोनों बातें हैं, हाइट भी है डेप्थ भी है। आप गौर से देखिए, एनालिटिकल बात कर रहा हूं मैं आपसे कि जैसे मान लीजिए ये अर्थ है, तो अगर इस अर्थ के ऊपर की बात करूं मैं, ये मान लीजिए h हाइट है, यहां पर एक्सीलरेशन या ऐसे करते हैं इसको a बोल देते हैं, तो g एट a की वैल्यू मान लीजिए g है, सपोज क्वेश्चन जो कह रहा है। तो अगर वो इसको नीचे ले जाना चाहे, यहां नहीं यहां ले जाना चाहे, तो कितना डेप्थ वो नीचे आ जाए तो g एट b भी g हो जाए। दिस इज ही वांट, ये आप क्वेश्चन वाला आपसे जानना चाहता है कि मैं कितना नीचे जाऊं तो g की वैल्यू उतनी ही हो जाए जितना h हाइट पर होती है। अब इसमें एक बात का गौर करिएगा प्लीज, कि जब आप अर्थ के अंदर आ रहे हैं, देखिए जब आप अर्थ के अंदर आ रहे हैं या जब किसी हाइट पर जा रहे हैं, तो ये जो हाइट होगी, ये अगर मैं इसके कंपैरिजन में इसको निकाल रहा हूं तो h शुड बी नेग्लिजिबल, वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द रेडियस ऑफ द अर्थ। h की वैल्यू रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में कम होगी अगर मैं डेप्थ वाली चीज से कंपेयर करना चाहता हूं तो, क्योंकि हवा हल्की होगी और जमीन भारी होगी, तो वेरिएशन एक जैसा करने के लिए h बहुत छोटा लेना पड़ेगा। ये बात ठीक है? तो क्योंकि h बहुत छोटा लेना पड़ेगा, तब आप देखिए विथ ऑल्टीट्यूड, अगर मैंने आपको अभी पढ़ाया था तो आपने बोला था g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस 2h/r। ये तब था जब आपने बोला था h इज वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू अर्थ, इन कंपैरिजन टू रेडियस ऑफ द अर्थ। तो ये वाली चीज आपकी हो गई कहां की, हाइट की, यानी ये हो गई GA। अब डेप्थ पे आपने क्या पढ़ा था, विथ डेप्थ जब हमने बोला तो डेप्थ में आपने पढ़ा था कि g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस d/r। ये अब आपकी हो गई g एट b, ठीक है? ये आपकी g एट b हो गई, ये आपका g एट a हो गया। और क्वेश्चन वाला दे रहा है आपको पहले से कि डेप्थ और हाइट पर g की वैल्यू सेम है, राइट? तो हम लिखेंगे बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, दिस इज वी राइट इन द सफिक्स फॉर्म ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, g at a and g at b are same. This is given to you. So if it is given, तो g at a is g into 1 minus 2h/r और g at b is g into 1 minus d/r. g gets cancelled, 1 gets cancelled, minus also cancels from all the side, this r is also cancelled from both sides. So the remaining thing you will have is d is equal to 2h. At what depth the value of acceleration due to gravity will be equal to that at the height? यही पूछा ना? तो ये आपका आंसर हुआ कि डेप्थ कितना नीचे ले जाऊं जितना ऊपर मैं जमीन से ऊपर गया था। मान लीजिए जमीन के ऊपर मैं 20 किलोमीटर ऊपर जा रहा हूं,
या 20 मीटर ऊपर जा रहा हूं तो अर्थ के नीचे मुझे 40 मीटर नीचे जाना पड़ेगा, तब जाके दोनों जगह की जी की वैल्यू सेम रहेगी। बात समझ आए? इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए, इसमें हम कुछ और अलग अगर बात करना चाहें, किस तरह से क्वेश्चन को मोल्ड किया जा सकता है, मैं आपको वो समझाता हूं। देखिए, आइए, से फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने आपसे बोला, एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। आइए, ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम 20 meter height. It was observed that it reaches the ground in 2 seconds. If a bear is sitting nearby, predict its color. देखिए, क्वेश्चन ही थोड़ा अजीब किस्म का मैंने लिया है अब आपसे। मैंने कहा एक बॉडी को 20 मीटर की हाइट से गिराई गई, बॉडी 2 सेकंड में नीचे आ गई। नियर बाय रीजन में एक बियर बैठा हुआ था, तो बताइए उस बियर का कलर क्या था। आपको लगेगा सर पागल हो गए, ये क्या पूछ रहे हैं हमसे, एक पत्थर के गिरने से वाला बियर के कलर का क्या लेना देना। लेकिन अगर मैं साइंस की बात करूं, साइंस के हिसाब से समझूं, आपको मैं समझाऊंगा, आप भी देखिए कैसे करते हैं हम इसको। मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि ये वो हाइट थी 20 मीटर, जहां से हमने एक पत्थर को गिराया मतलब u = 0 ड्रॉप किया। ऐसा हमें गिवन है कि ये पत्थर यहां आ गई, जमीन पर आ गई, कितनी देर में? 2 सेकंड में। मतलब इस क्वेश्चन में हमें s पता है, u पता है और t भी पता है, ठीक है। तो अगर मैं इसका यूज करूं, आप याद करिए, सेकेंड इक्वेशन मोशन अगर मैं लिखूं s = ut + ½ a², अगर मैं लिखूं तो s = ut + ½ at², अगर मैं लिखूं तो s कितना है आपका? 20 मीटर। u is 0, तो ये वाला टर्म हो गया 0, बिकॉज दिस इज 0। हाफ बॉडी इज फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी, तो इसकी एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? g के बराबर होगी। इसको लिखिए g, एंड t इज 2 का स्क्वायर। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो 2g = 20 एंड g = 10। अब देखिए, नॉर्मली आप g की वैल्यू क्या जानते हैं? 9.8। तो जो ये 10 आ रही है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ g। अभी थोड़ी देर पहले याद करिए, मैंने आपको बताया था कि ये g की वैल्यू मैक्सिमम कहां पर होती है? एट पोल, यानी जहां पर हमने पत्थर को गिराया वो जगह क्या थी? पोल। तो जो बेयर नियर बाय बैठा होगा उसका नाम भी क्या होना चाहिए? पोलर बेयर। तो कलर क्या हुआ? व्हाइट। समझे? तो हम बोलेंगे सो बेयर मस्ट बी पोलर बेयर एंड कलर इज व्हाइट। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूं
कि कई बार आपको क्वेश्चन पढ़ के ये लगता है कि यार क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्या करूं मैं। आप इतनी सारी चीजें मत सोचिए, क्वेश्चन को पढ़िए, क्वेश्चन के बेसिक थीम के हिसाब से अपनी थॉट को रखिए एंड प्रोसीड अकॉर्डिंगली, जिस तरह से उसने आपसे पूछा है वैसे। मैं पक्का कहता हूं अगर आप प्रिंसिपल वाइज कुछ गलती नहीं करते हैं तो आंसर गलत नहीं होती। हमारी थॉट प्रोसेस में ही कहीं कमी होती है जिसकी वजह से हम इससे आंसर नहीं आता, नहीं तो ऐसी कुछ खास बात नहीं होती कि आंसर ना आए आपसे, राइट। आइए मैं एक और चीज आपको बताऊं, इसको हटा देते हैं हम लोग। नेक्स्ट विल बी, एक क्वेश्चन और ले लिया जाए जो मैंने आपको कराया था उससे रिलेटेड। मान लीजिए मैं क्वेश्चन लो, इफ अर्थ stops rotating about its own axis, how value of small g may be taken then। ये मान लीजिए क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में लिखा है कि अगर अर्थ ने घूमना बंद कर दिया अपनी एक्सिस के अबाउट, तो जो वैल्यू ऑफ जी है तब किस तरह से लिया जाएगा या तब कैसा लिया जाएगा। देखिए आइए मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन के थीम के हिसाब से अगर हम सोचे, क्वेश्चन वाला ये कह रहा है कि ये अर्थ है, और देखिए क्वेश्चन में जिस अर्थ की बात हो रही हो, आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अर्थ इस तरह से घूमती है, राइट। ये है इसका नॉर्थ, ये है साउथ, ये आपका वेस्ट होगा और ये आपकी ईस्ट होगी। अर्थ की रोटेशन की वजह से मैंने आपको जी निकलवाया था, कितना था भाई, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ये था जी, ठीक है। अब ओमेगा मैंने आपको क्या बताया था, ओमेगा था एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर अर्थ घूमना बंद कर देती तो फिर जिसको आप ओमेगा कह रहे हो ये खुद क्या हो जाता, जीरो, ठीक है। तो हम बोले इफ अर्थ स्टॉप्स रोटेटिंग, अगर अर्थ रुक गई तो ओमेगा कॉन्सिक्वेंटली विल बी जीरो। नाउ इफ दिस ओमेगा इज जीरो, यू कैन सी दैट जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस, क्योंकि आपने जब इसको जीरो कर दिया तो फिर पूरी चीज जीरो हो गई, यानी कि अब जी डैश इज इक्वल टू जी होगी एवरीवेयर। इससे पहले हमने पढ़ा था कि जब रोटेशन होती थी तो पोल पर यहां पर जी मैक्सिमम होती थी और इक्वेटर पर जी मिनिमम होती थी, लेकिन जब अर्थ रुक गई है तो पोल पर या इक्वेटर पर या कहीं पर जी की वैल्यू सेम लेनी पड़ेगी, इट विल रिमेन सेम। इस तरह के क्वेश्चंस मतलब थॉट प्रोसेस वाले क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं, एंड यू काइंडली मेक श्योर कि जो आप अप्रोच लगाते हैं ना, वो अप्रोच में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको यकीन से कह सकता हूं आपसे गलती नहीं होगी। यू मेक श्योर कि आपकी अप्रोच सही तरीके से चले, ठीक है। आइए मैं एक और चीज आपको इंट्रोड्यूस कर दूं। लेट्स इंट्रोड्यूस ए न्यू टर्म, और उसको हम बोलने वाले हैं, that new thing we will be calling as gravitational field intensity। That is intensity of gravitation। मैं अगर इसकी बात करूं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन की, इसको कैसे डिफाइन करते हैं पहले हम लिखते हैं, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा नया रहेगा। सिलेबस में मोस्ट प्रोबेबली इससे रिलेटेड आपको
वर्कआउट नहीं करना है, लेकिन जब भी आप हायर लेवल में जाएंगे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेंगे। मैं पहले इसकी डेफिनेशन को लिख दूं। देखिए, हम लिखते हैं ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज the force experienced by a unit test mass, that is m naught is equal to 1, when placed at that पॉइंट। इसमें भी मैं दो जगह अंडरलाइन कर रहा हूं आपके लिए, एक तो यहां और एक यहां। डेफिनेशन सेज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट टेस्ट मास m नॉट इक्वल टू 1 व्हेन इट इज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। देखिए, ये जो हमने लिखा इसका मतलब क्या, पहले हम समझते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि ये सपोज अर्थ है, लेट अस से दैट दिस इज द अर्थ, ये सेंटर है, दिस इज सेंटर, मास इज m, रेडियस ऑफ द अर्थ इज r। अब मान लीजिए अर्थ के सेंटर से सपोज r डिस्टेंस पर, यहां पर मैं इंटेंसिटी निकालना चाहता हूं। अर्थ के सेंटर से सर्टेन डिस्टेंस r पे मैं निकालना चाहता हूं फील्ड की इंटेंसिटी क्या है, तो वो कैसे निकाला जाए। अब डेफिनेशन ये कहता है कि जहां कहीं भी आप इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, वेरेवर यू आर ट्राइंग टू फाइंड द इंटेंसिटी, सबसे पहले वहां पर एक यूनिट मास को रखिए और फिर देखिए कि ये यूनिट मास को हमारा ये वाला अर्थ कितनी फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है। पहले ये निकाल लीजिए, जितना फोर्स इस वाली बॉडी में पर यूनिट मास इस अर्थ के वजह से लगेगी, उसी को हम इस पॉइंट की ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी कहेंगे। दोबारा से कह रहा हूं मैं आपको, समझना कि अगर किसी 1 यूनिट मास को आपने P पॉइंट पर रखा, तो इस 1 यूनिट मास को हमारी वाली अर्थ सर्टनली किसी ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट करेगी ड्यू टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये वाली अर्थ इस वाली m नॉट को जितने फोर्स से अट्रैक्ट करेगी पर यूनिट मास ऑफ दिस बॉडी, उतना ही हमारी वाली अर्थ का P पॉइंट पे ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगा। समझ आए? तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं बोलूंगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैं कहना चाहता हूं कि ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी एट P अगर मैं निकालना चाहता हूं तो वो होगा कितना फोर्स ऑन m नॉट लग रहा है डिवाइडेड बाय मास ऑफ m नॉट। ठीक है, पर यूनिट मास की बात हो रही है, राइट। अच्छा, f को क्या लिखें बच्चों? f को लिखें g into mass of this body into mass of this body divided by distance का square, Newton's law। तो g into mass into m naught divided by r square, this divided by ये m naught नीचे वाली, अब ये काट दीजिए, तो ये कितनी आ गई बच्चे? दिस इज g m by r square। कंफ्यूज मत होइएगा प्लीज, यहां पर छोटा r आया है, स्मॉल g में जी एम बाई आर स्क्वायर बड़ा होता था, रेडियस ऑफ द अर्थ होता था, यहाँ छोटा r है। छोटा r इज द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, या डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 बॉडी, जिन दोनों के बीच में फोर्स लग रही है। दिस इज ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो हम बोलेंगे देयरफॉर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी at P is equal to F divided by m naught and this is equal to g m divided by r square।
रिमेंबर दैट ये फॉर्मूला हमने अब डेवलप किया थोड़ा आपके लीग से हटके, थोड़ा आपके एनसीईआरटी से हटके। ये आपको मे भी इसकी डेफिनेशन पढ़नी हो, लेकिन इसकी यूटिलिटी के बारे में मैं आपको बताऊंगा मैंने क्यों करवाया इस तरह की यूटिलिटी। देखिए यहां पर अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं, प्रिसाइजली मैं कहूं इसकी एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं, एसआई यूनिट ऑफ आई, तो देखिए क्या चीज आपने लिखा है इसको, फोर्स पर एम नॉट। अच्छा, फोर्स को किस यूनिट में लिख सकते हो, न्यूटन, और मास को किस यूनिट में लिख सकते हो बच्चे, केजी। तो दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब अगर इसकी नेचर के बारे में मैं बात करूं, नेचर ऑफ आई, तो आप प्लीज याद रखिए दिस इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसकी कोई सर्टन डायरेक्शन होगी, ठीक है। ये दो बातें इसलिए कराई जाती है कि बच्चे को कंफ्यूजन ना हो कि स्मॉल जी को, जैसे आपने पढ़ा था स्मॉल जी था gm/r², इसमें जो नीचे वाली r थी वो थी रेडियस ऑफ द अर्थ, लेकिन इसमें जो नीचे वाली r है वो रेडियस ना होकर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। समझ आया? इसकी यूजेस डेफिनेटली हम करेंगे, हम देखते हैं कि वो किस तरह से हो पाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए आपको मैं बस ये फॉर्मूला इसलिए बता रहा हूं कि जब भी कोई हायर अप्रोच की हम बात करेंगे वी विल डेफिनेटली बी टॉकिंग अबाउट ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी डिटेलिंग और डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में भी पढ़ते हैं। तब तक के लिए आप यू गो थ्रू करिए और जितने क्वेश्चन मैं कराएं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आप थोड़ा ट्राई करें। Any kind of problem, if you think you are facing, you do let us know. We will be definitely coming to you. Thank you so much.